हेलो फ्रेंड्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम राजेश मिश्रा सर द्वारा लिखी गई राजनीतिक विज्ञान एक समग्र अध्ययन का 7वां संस्करण पढ़ेंगे, जो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी बताई जाती है यह बुक। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें 10 यूनिट बिल्कुल यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तरह वेल डिफाइंड है। जैसे कि फर्स्ट यूनिट राजनीतिक अवधारणाएं, इसमें सारी की सारी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जितनी भी अवधारणाएं मेंशन है वह सारी की सारी इसमें दी गई हैं। फिर राजनीतिक विचारक, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, वो सारे के सारे 20 जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में मेंशन है वो इसमें दे रखे हैं। फिर इंडियन जो थिंकर हैं, भारतीय राजनीतिक विचारक, वह भी इसमें सारे के सारे 20 के 20 मेंशन है। तो आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाता है। इसके बाद तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण, जो 4th यूनिट है अपनी। फिर हमारी 5th और 6th यूनिट, जो मैं कहूँगी आप करंट ओरिएंटेड होकर ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि अगर इस यूनिट में आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको करंट अपडेट होकर, करंट से टोटली जब आप अपडेट होंगे तभी इस यूनिट में आपके मार्क्स आएंगे, इन 2 यूनिट में स्पेशली। तो आप करंट पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। इतना ये तो ज़रूर पढ़ें, पर साथ ही साथ करंट के ऊपर ज़्यादा अपना फोकस रखें, ठीक है। फिर जो अपनी 7th यूनिट है, भारत में राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उसके ऊपर है। फिर अपनी 8th यूनिट, तो आप देख सकते हैं कि इसमें सारी की सारी, जैसे अपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो पॉलिटिकल साइंस के लिए है, उसी की तरह इसमें सारी चीज़ें डिफाइंड है। लोक प्रशासन और भारत में शासन विधि तथा लोक नीति, 10 के 10 यूनिट अच्छी तरह से मेंशन है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट को यह बुक ज़रूर से ज़रूर पढ़नी चाहिए, ताकि आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिलती है, ठीक है। तो हम आज से इसकी सीरीज स्टार्ट करें, तो आप चाहें तो इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। देखिए, जो पहली यूनिट है, देखते हैं। इसमें हम पढ़ें राजनीतिक अवधारणाएं। तो फर्स्ट इसका जो टॉपिक है वो है लिबर्टी के ऊपर, स्वतंत्रता के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास मध्य युग में हुआ। आरंभ में धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग की गई और कहा गया समाज और धर्म व्यक्ति को पूर्णतः अपने अधीन नहीं रख सकता। जो स्वतंत्रता की अवधारणा है उसका विकास सबसे पहले हुआ था मध्य युग में, ठीक है, धर्म और समाज के खिलाफ। उस टाइम धर्म और समाज मध्य युग में जो भी हमारे लिए तय कर देते थे, जो भी नियम कायदे कानून बना देते थे, हम उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करते थे। बोला जाता था कि धर्म और समाज जो तय करे वैसा ही है। लेकिन जब लोगों में थोड़ी रीजन की एबिलिटी आई तो उन्होंने देखा धर्म समाज हमें पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर सकता। तो यह सबसे पहले कब दिखा? मध्य युग में, ठीक है। फिर 15वीं और 16वीं सदी आती है, जिसमें स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या हो जाता है? भाई, राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता, यानी जो राजा बोल देगा वही कानून नहीं है। इसमें लोगों की लिबर्टी भी देखी जाएगी, उन्हें कितनी, उनके अधिकार भी देखे जाएंगे, ठीक है। अर्थात राजा या राज सत्ता लोगों के जीवन और विचारों को पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर सकता, ठीक है। पहले क्या था? मध्य युग में धर्म और समाज जो तय कर रहे थे, ठीक है, वो कह रहे थे कि भाई इससे हमारी लिबर्टी का हनन हो रहा है, हमारी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। उसके बाद राजतंत्र, फिर राजा को हमारी स्वतंत्रता के लिए खतरा माना गया, तो राजा। अब क्या है? 17वीं सदी में क्या होगा? बहुमत तथा सरकार। देखें, 17वीं सदी के बाद स्वतंत्रता बहुमत तथा सरकार के विरुद्ध में प्रकट हुई। इसमें माना गया कि बहुमत तथा सरकार लोगों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता। विचार व तर्क करने की स्वतंत्रता लोगों में अंतर्निहित है, ठीक है। पहले क्या था? पहले आया मध्ययुग, जिसमें सबसे पहले मध्ययुग में स्वतंत्रता की अवधारणा विकास हुआ था, जिसमें था धर्म और समाज के खिलाफ। फिर 15वीं और 16वीं सदी आती है, फिर राजतंत्र के खिलाफ, ठीक है। जो राजा बोल देगा वही कानून नहीं है, हमारी अपनी खुद डिग्निटी, हमारी लाइफ की, ठीक है। फिर 17वीं सदी बहुमत तथा सरकार, जो मेजोरिटी में लोग हैं जिन्होंने सरकार बनाई है, वो जो भी तय कर देंगे उसमें ये भी देखा जाएगा कि माइनॉरिटी जो है उनके राइट इंश्योर हो रहे हैं क्या नहीं। अगर मेजोरिटी होगी तो वो अपने ही अकॉर्डिंग, अपने ही फायदे के अकॉर्डिंग लॉ बनाएगी, तो इससे माइनॉरिटी के राइट इंश्योर नहीं होंगे ना, उनकी लिबर्टी का हनन होगा, उनकी स्वतंत्रता का हनन होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया मध्ययुग, धर्म तथा समाज। 15वीं और 16वीं सदी
जिसमें राजतंत्र के खिलाफ, फिर 17वीं सदी जिसमें बहुमत तथा सरकार के खिलाफ। चलिए अब आगे देखिए। फिर ये स्वतंत्रता की कुछ परिभाषाएं दी गई है, तो इन्हें मैं पढ़ देती हूँ, इनमें कुछ समझाने लायक होगा तो मैं जरूर समझाऊंगी। सीले के अनुसार स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। अति शासन का विलोम मतलब बहुत ज्यादा जो आप शासन कर रहे हो, ठीक है, उसका विलोम क्या है, उसका विपरीत है स्वतंत्रता। अगर उसके विपरीत जा रहे हो तो आपको स्वतंत्रता मिल रही है। मैकीन के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। सभी मतलब आप सारे रिस्ट्रिक्शन हटा रहे हो, वह स्वतंत्रता नहीं कहलाएगी, वह लिबर्टी नहीं बोली जाएगी। लिबर्टी वही बोली जाएगी जिसमें अतार्किक, जो इररिलेवेंट है, उन प्रतिबंधों को जब हम नहीं मानेंगे, मतलब उन प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता कहलाएगी। ये नहीं आपको पूरी तरह से लिबरेट कर दिया जाता है, आपको पूरी तरह से लिबर्टी दे दी जाती है, वह स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता वह है जो अतार्किक है, जो इररिलेवेंट है। उन प्रतिबंधों को जब हम हटाते तो ही हमें फ्रीडम, तो ही हमारी लिबर्टी मानी जाएगी। आगे देखिए, जीएस मिल के अनुसार स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। प्रतिबंध के रूप में हर प्रतिबंध दोष है और लोगों को नियंत्रित करने से बेहतर है उन्हें अपनी इच्छा पर छोड़ देना। मैकीन ने क्या कहा था भाई, अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता है, लेकिन मिल ने क्या कहा, सारे ही प्रतिबंध हटा दो तभी माना जाए कि लोग तभी माना जाएगा कि हमें स्वतंत्रता मिले। मिल ने क्या कह दिया, अभी स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है तथा प्रतिबंध के रूप में हर प्रतिबंध बुरा है। उसने सिर्फ अतार्किक कहा था मैकिनी ने, लेकिन जो मील है उसने सारे ही प्रतिबंधों को हटाना स्वतंत्रता माना। ये तो इनकी परिभाषाएं हैं, जो उनके विचार हैं वो उन्होंने दिए हैं। देखिए फिर आगे देखिए, स्वतंत्रता शब्द लैटिन शब्द लीबर से बना है। क्या बना है भाई, स्वतंत्रता जो शब्द है वो लैटिन शब्द लीबर से बना हुआ है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता का विचार आधुनिक युग की देन है, ठीक है। ये कब हुआ है, ये मॉडर्न एरा में आया है। ये जो पहले नहीं आया था ये विचार, कि पहले लोगों को इतनी वो नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी कि हम जो भी धर्म समाज उन्हें बता दिया करता, जो भी राजा बोल दिया करता, वह उन्हें ही ब्लाइंडली फॉलो कर लेते थे। लेकिन जो मॉडर्न टाइम आया तब लोगों को पता चला नहीं, इससे हमारे राइट्स, हमारी जो हमारा जीवन मिला है, तो हमें कुछ अधिकार मिलने चाहिए, कुछ हमारी स्वतंत्रताएं होनी चाहिए। जो हमारा राजा बोल देगा, जो हमारे समाज या धर्म तय कर देगा, हम उन्हें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मॉडर्न जो एरा है, जो हमारी आधुनिक युग की देन किसको माना जाएगा भाई, लिबर्टी को, स्वतंत्रता। यूनानी युग और जो मध्यकाल था, यूनानी युग और मध्यकाल में यह विचार अनुपस्थित था, ठीक है, तब यह थॉट नहीं आया था। फिर लियम स्टॉक ने क्या कहा भाई, के अनुसार मानव जीवन में ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसमें वह दूसरों से संबंधित न हो, अर्थात वह पूरी तरह से मुक्त हो। स्वतंत्रता की व्यापक भावना स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की मांग करती है, ठीक है। तो ये लियो स्टॉस ने जो ये बोला है कि मानव जीवन में ऐसा कोई संबंध नहीं है जिससे वह दूसरे से संबंधित ना हो, ठीक है। हम हर तरह से दूसरों से रिलेट करते हैं, हम एक समाज में रहते हैं जिसमें हम औरों से संबंधित होते हैं। हमारी अपनी ही दुनिया नहीं होती है, एक पर्सनल लाइफ होती है, बट कहीं ना कहीं हम औरों से ही रिलेट करते हैं, ठीक है। तो अर्थात वह पूरी तरह से मुक्त तो ये नहीं हो सकता ना। स्वतंत्रता की व्यापक भावना जो है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाती है, ठीक है। तो ये बोलना चाहते हैं। आगे देखिए, स्वतंत्रता पर जो लोक के विचार हैं, आगे इसमें ये दिया गया है भाई, जो लोग थे वो एक बहुत बड़े उदारवादी माने जाते हैं। लोक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। लोक ने स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की व्याख्या की, जिसमें उन्होंने मानव के प्राकृतिक अधिकारों में स्वतंत्रता को शामिल किया, परंतु उन्होंने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बताया, ठीक है। लोक को क्या कहा जाता है, उदारवाद का जनक कहा जाता है। उन्होंने स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की व्याख्या की है, जिसमें मानव के प्राकृतिक अधिकारों में स्वतंत्रता को शामिल करते हैं, यानी है जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है वो हमारा नेचुरल राइट है, ठीक है, हमें प्रकृति से मिला है। उन्होंने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बताया, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो आप लोक के पक्ष में याद रखें। आगे देखिए भाई, अब आप जेएस मील, उनके विचार देखिए स्वतंत्रता के ऊपर क्या है। मील ने स्वतंत्रता पर अपना विचार अपनी रचना एसे ऑन लिबर्टी 1859 में दिया, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मील ने स्वतंत्रता का विचार किसमें दिया, एसे ऑन लिबर्टी 1859। मील ने स्वतंत्रता का आशय विचार, अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता है, ठीक है। मील के अनुसार क्या है भाई, जो स्वतंत्रता है वो क्या है,
विचार अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता। प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। मिल के अनुसार प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। जो व्यक्ति है उसे पूरी तरह से फ्री छोड़ दीजिए। ठीक है, व्यक्ति को अपने शरीर व मन व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है। ठीक है, वो आगे ये बात कह रहे हैं कि उन्हें फ्री, पहले तो बोलते हैं उन्हें फ्री छोड़ दीजिए और फिर बता भी रहे हैं क्योंकि वह अपने शरीर व मन का स्वामी होता है, इसीलिए उसे रिस्ट्रिक्ट आप मत कीजिए। आगे देखिए, मिल के अनुसार स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है, राज्य या सरकार नहीं। मिल के अनुसार जो स्वतंत्रता को सीमित करता है वो क्या है? बहुमत समाज, ना कि राज्य या सरकार। मिल के अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, अगर व्यक्ति को अपना विकास करना है तो उसके लिए स्वतंत्रता उसे मिलनी चाहिए, तभी वह कर पाएगा। मिल के अनुसार स्वतंत्रता सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक है। अगर किसी सिविलाइजेशन को भी आगे बढ़ना है तो भी उसको स्वतंत्र होना जरूरी है, तभी वह आगे बढ़ पाएगी, तभी उसके नागरिक आगे बढ़ पाएंगे। आगे देखिए, जो अब हम देखेंगे जो हर्बर्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर के जो स्वतंत्रता के ऊपर विचार है आप उन्हें देखेंगे। ठीक है, स्पेंसर स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत के प्रबल समर्थक हैं। ठीक है, जो नकारात्मक सिद्धांत है उसके प्रबल समर्थक कौन है? स्पेंसर। राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं। राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं तो मिनिमम स्टेट की इसमें वो बात कहेंगे कि मिनिमम स्टेट होना चाहिए, स्टेट के काम बहुत ही कम होने चाहिए। ठीक है, उनका राज्य पुलिस राज्य है जिसके केवल 2 कार्य हैं, बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा करना, आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, क्या है भाई? स्पेंसर ने क्या कहा कि राज्य के सिर्फ 2 ही कार्य हैं, वह पुलिस राज्य है, उसके 2 ही कार्य हैं। क्या कार्य हैं? बाहरी आक्रमण से हमारी सुरक्षा करेगा और आंतरिक व्यवस्था बनाए रखेगा। इसके अतिरिक्त राज्य जो भी कार्य करेगा उससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, सिर्फ 2 ही कार्य हैं, इससे ज्यादा अगर वो करने की कोशिश करता है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है। स्वतंत्रता पर एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के विचार। ठीक है, आगे हम अभी तक हमने किस के देख ली? लॉक के देख ली, मिल के देख ली, स्पेंसर के देख लिए, और अब एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के देखेंगे। एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो आर्थिक क्षेत्र में यथाचारी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। वे भूमि, श्रम व पूंजी पर निजी स्वामित्व चाहते हैं तथा राज्य द्वारा आर्थिक क्रियाओं के परिचालन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं भाई कि जो आर्थिक क्षेत्र है, ठीक है, वो पूरी तरह से अपनी इच्छा पर चलना चाहिए। ठीक है, वह भूमि, श्रम और पूंजी पर निजी स्वामित्व चाहते हैं। ठीक है, लैंड पर और जो लेबर होती है और जो मनी होती है उस पर क्या हो? निजी स्वामित्व हो लोगों का। ठीक है, और राज्य द्वारा आर्थिक क्रियाओं के परिचालन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप का वो विरोध करते हैं। ठीक है, कि जो इकोनॉमी है उस पर किसी भी तरह का सरकार को अपना कंट्रोल नहीं रखना चाहिए, उसे बिल्कुल ही फ्री छोड़ देना चाहिए, मार्केट पर छोड़ देना चाहिए। अब ये स्वतंत्रता के कुछ आयाम हैं। ठीक है, कि हमारी नागरिक स्वतंत्रता क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है, सामाजिक स्वतंत्रता क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता क्या है। ठीक है, तो हम एक एक करके नहीं देखते हैं। स्वतंत्रता के आयाम, नागरिक स्वतंत्रता, हमारी जो सिविल लिबर्टी है वो क्या है भाई? भारत के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त है। ठीक है, आप ह्यूमन है उसके लिए आपको प्राप्त है, व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त है। भारत के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता के निम्नलिखित पक्ष हैं। ठीक है, आगे से पक्ष देखिए, 3 पक्ष उन्होंने यहाँ मेंशन किए हैं। अभिव्यक्ति एवं आवागमन की स्वतंत्रता, समझौते की स्वतंत्रता, जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को किसी भी बाह्य खतरे से मुक्त रखने की स्वतंत्रता। ठीक है, आगे देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता देखिए भाई, पॉलिटिकल लिबर्टी क्या क्या बताई गई है। इसका अभिप्राय मतदान एवं राजनीतिक जीवन में सहभागिता का अधिकार होना चाहिए। रूसो के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय जन संप्रभुसत्ता का अंश होना है। राजनीतिक स्वतंत्रता
को उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद से मुक्त होने के रूप में भी देखा जाता है। तो इसमें तो कुछ समझाने वाला इतना कुछ है नहीं। इसमें बताया गया है कि आपकी नागरिक स्वतंत्रता क्या है, कि आपको अभिव्यक्ति और आवागमन की स्वतंत्रता है, समझौते की स्वतंत्रता है, और बाह्य आक्रमण से अपने स्वास्थ्य और शरीर को उस खतरे से मुक्त रखने की स्वतंत्रता। राजनीतिक में वही होगा, वोट करने का अधिकार दे दिया आपको, आप चुनाव लड़ सकते हैं। इस टाइप की जो भी होंगी वो राजनीतिक में होंगी। ठीक है, समाज में क्या होंगी, समाज की देखिए भाई, सामाजिक स्वतंत्रता, सोशल लिबर्टी, बहुमत समाज के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना ही सामाजिक स्वतंत्रता है। ठीक है, जाति धर्म व लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये क्या हमारी सामाजिक स्वतंत्रता में आ जाएगी। आगे आर्थिक स्वतंत्रता देखिए, इकोनॉमिक लिबर्टी, व्यक्ति को रोजगार या न्यूनतम रोजगार को सुनिश्चित एवं समाज के अभावग्रस्त लोगों के लिए न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति। ठीक है, ये तो वेल डिफाइन है ना, आपको समझ में आ रही होगी, इसमें तो कुछ समझाने वाला कितना है नहीं। नागरिक में क्या कह देंगे, उसके जो वो बोलने का अधिकार, कहीं आने जाने का अधिकार, ठीक है, उसके स्वास्थ्य का अधिकार। राजनीतिक में उसे राइट टू वोट आ जाएगा। ठीक है, चुनाव लड़ सकता है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। सामाजिक में क्या आएगा, उसे किसी भी तरह से उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार वो रहेगा। और आर्थिक में रोजगार उसका सुनिश्चित होना चाहिए, से अगर कोई अभावग्रस्त है तो उसको न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताएं तो उनकी पूर्ति हो, ये हम देखेंगे। ठीक है, तभी वो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, स्वतंत्रता को इंजॉय कर रहे हैं, अपनी लिबर्टी को। ठीक है, अब इसका नकारात्मक पक्ष देखिए, सॉरी, जो है नेगेटिव लिबर्टी, नकारात्मक स्वतंत्रता। प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। ठीक है, जो नेगेटिव होगा वो फुल्ली फ्री कर देगा, ये आप बात हमेशा इनमें फर्क रखिए। जो पॉजिटिव होगा, ठीक है, वो आप में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, वो आप ही की भलाई के लिए लगाएगा। लेकिन जो नेगेटिव होगा वो कहेगा आप हमें बिल्कुल ही फ्री छोड़ दीजिए, हम में इतनी कैपेबिलिटी है कि हम अपना अच्छा बुरा सोच सकें। ठीक है, चयन की स्वतंत्रता, पहला आपने पॉइंट देख लिया, प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। चयन की स्वतंत्रता, निजी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का अभाव, व्यक्ति विवेकशील है तथा व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए। राजनीतिक वैधानिक स्वतंत्रता हो। नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक कौन कौन है, अब ये देख लीजिए। नकारात्मक स्वतंत्रता आपको समझ आएगी ना, कि हर प्रकार का प्रतिबंध भाई बुरा है, उसे चयन की, उसे चॉइस की फ्रीडम होनी चाहिए, उसके निजी क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए भाई, और व्यक्ति विवेकशील है। ठीक है, व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए, ये जो मैंने आपको बताई है वही चीज में मेंशन है। राजनीतिक वैधानिक स्वतंत्रता हो। और नकारात्मक स्वतंत्रता के जो प्रमुख समर्थक हैं उनके नाम देखिए भाई, बैंथम है, जेस मिल है, बर्लिन है, फीडमैन है, डी टॉकवेल है, स्पेंसर है, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो जो हैं वो हैं, हेयक हैं, नॉजिक हैं। ठीक है, ये प्रमुख हैं। आगे भी देखिए, और भी कुछ इसमें मेंशन कर रखे हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता के अन्य मान्यताकार में कौन आएंगे भाई, हॉब्स, लॉक, लॉर्ड एक्टन, कोस्टेट, एलेक्सी, डी टॉकवेल, माइकल ऑक्शॉट, नव रूढ़िवादी प्रमुख। ठीक है, ये इनके नाम है, आप बुक जो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्पेंसर के अनुसार राज्य इसीलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है। यदि समाज में अपराध नहीं होगा तो राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, स्पेंसर क्या थे, नेगेटिव लिबर्टी के सबसे बड़े समर्थक थे, मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। हर्बर्ट स्पेंसर की रचना क्या है, मैन वर्सेस स्टेट, 1884। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा ये पॉइंट। वोल्टेयर के अनुसार मैं आपके विचारों से असहमत हो सकता हूं, लेकिन मरते दम तक आपके अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करूंगा। ठीक है, वो है ये बता रहे कि हर कोई इंसान फ्री है। ठीक है, उसको स्वतंत्रता देनी चाहिए, चाहे उसके विचार पूरे समाज के विरुद्ध क्यों ना हो। आप उसके विचार से असहमत हो सकते हो, पर फिर भी आप उसे फ्रीडम दीजिए। ठीक है, वो बोल पाए, अपना विचार रख पाए। ठीक है, तो इसमें ये बात कह रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को खुला छोड़ देना ही स्वतंत्रता है, अर्थात पितृसत्तात्मक सत्ता का अभाव ही स्वतंत्रता है। ठीक है, कि आप बाप बन के, स्टेट बाप बन के उन्हें
ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स ना दिए जाए, उन्हें उन्हें कुछ इंडिपेंडेंस, उन्हें कुछ फ्रीडम भी हो। ठीक है, आगे देखिए। स्वतंत्रता पर बर्लिन के जो ईसाई बर्लिन है उनके विचार देखिए भाई। नकारात्मक स्वतंत्रता, बर्लिन की जो रचना है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है, ये जो इस ब्रैकेट में दिया जाता है जो इस वीक में, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसे आप अच्छे से पढ़िए। बर्लिन की जो रचना है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958 में आई थी, याद कर लीजिएगा। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी किसने दी है? 1958 में ईसाई बर्लिन ने। बर्लिन की रचनाओं का कालक्रम देख लीजिए भाई। कार्ल मार्क्स, हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट 1939, फॉर एसे ऑन लिबर्टी 1969, विको एंड हर्डर 1976। बर्लिन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता को आत्म उपलब्धि, आत्मनियंत्रण एवं आत्म साक्षात्कार के रूप में देखा जाता है जो कि त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, जो सकारात्मक स्वतंत्रता है उसमें मिल क्या कह रहे हैं, उसमें आत्म उपलब्धि, आत्मनियंत्रण एवं आत्म साक्षात्कार के रूप में देखा जाता है जो कि एक त्रुटिपूर्ण है, जिसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। ये कौन कह रहा है? ईसाई बर्लिन। सकारात्मक स्वतंत्रता को मानने के परिणाम स्वरूप पितृसत्तात्मक व्यवस्था का जन्म होता है। ठीक है, किसका जन्म होता है? अगर हम पॉजिटिव लिबर्टी को मानते हैं तो पितृसत्तात्मक, यानी जो स्टेट है वो हमारे फादर की तरह रिएक्ट करने लग जाते हैं, हमें बताते हैं, हमें हर जगह बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना में सामाजिक आत्मनियंत्रण, सोशल सेल्फ कंट्रोल का विस्तार हो जाता है, जिसके अनुसार राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता में सहायक होता है। ठीक है, सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना में सामाजिक आत्मनियंत्रण का विस्तार हो जाता है। ठीक है, सोशल सेल्फ कंट्रोल का विस्तार हो जाता है, जिसके अनुसार राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता में सहायक होता है। राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता में सहायक होता है। अब आगे इसका क्या कह रहे हैं भाई? इसकी पहले तो इसकी ये वो कर रहे थे, अब सकारात्मक स्वतंत्रता का इन्हें पॉजिटिव पक्ष रखा है कि सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना में सामाजिक आत्मनियंत्रण, सोशल सेल्फ कंट्रोल का विस्तार हो जाता है, जिसके अनुसार राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता में सहायक हो जाता है। ये कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो हमें नहीं पता होती, हमारे लिए सही है गलत, वो हमें स्टेट बताता है। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं उसमें स्टेट अगर अच्छे से एक्ट करता है तो हमारी स्वतंत्रता की उसमें सहायता ही होती है। अब तक इन्होंने जो 2-3 पॉइंट बताए थे वो इसके नेगेटिव वाले थे, पर अब जो इन्होंने बताया है वो इसका पॉजिटिव पक्ष बताया एक तरह से। बर्लिन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति राज्य का दास बन जाता है या उसके जीवन के प्रत्येक भाग पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। ये क्या कह रहे हैं बर्लिन? सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति राज्य का दास बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? व्यक्ति राज्य का दास बन जाता है, उसके जीवन के प्रत्येक भाग पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो जाता है, जिससे हम स्वतंत्रता कहते हैं वह स्वतंत्रता की परिस्थितियां हैं, स्वतंत्रता नहीं है। ये कौन कह रहे हैं भाई? बर्लिन कह रहे हैं जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं वो क्या है? सिर्फ स्वतंत्रता की परिस्थितियां हैं, स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता का आशय प्रतिबंधों के अभाव से है। ठीक है, हम पूरी तरह से अगर फ्री छोड़ देते हैं तो वही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता पर हेयक के जो विचार हैं अब वो देखें। हेयक जो है नव उदारवादी हैं। क्या है भाई? वो एक जो है एक नव उदारवादी है। अब तक हमने जो पहले पढ़े थे, लोग पढ़े थे, वो उदारवादी थे। अब हम एक हेयक पढ़ रहे हैं जो एक नव उदारवादी है। नोबेल पुरस्कार विजेता है कि प्रसिद्ध रचना का नाम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। नोबेल पुरस्कार विजेता जो है कि उनकी सुप्रसिद्ध जो रचना है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960, तथा इनकी अन्य रचना क्या है? लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी 1973। ये दोनों जो बुक हैं किसकी द्वारा लिखी गई है? हेक के द्वारा, जो एक नव उदारवादी है, आप याद रखिएगा। ठीक है, नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिला है। हेक लोक के विचारों से प्रभावित थे क्योंकि लोग उदारवादी थे, ये नव उदारवादी है। स्वतंत्रता का आशय दूसरों की
स्वेच्छाचारी इच्छा से स्वतंत्रता, यानी आप दूसरों की इच्छाओं से जो वो चाहते हैं आपसे करवाना, यानी जो आपको कंट्रोल करना चाह रहे उनकी इच्छाओं से अगर आप इच्छा से आप स्वतंत्र हैं तो वही स्वतंत्रता है। दूसरों की स्वेच्छाचारी इच्छा से स्वतंत्रता। ठीक है। हेग के अनुसार स्वतंत्रता का आशय बाध्यकारी कार्यों को प्रतिबंधित करना है। क्या है भाई? हेग के अनुसार स्वतंत्रता का आशय जो बाध्यकारी कार्य है उनको प्रतिबंधित करना। कि आपको फोर्सली कुछ करवाया जा रहा है, अगर उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है तो मान सकते हैं कि आप लिबर्टी को एंजॉय कर रहे हैं। हेग ने स्वतंत्रता का मूल अर्थ नकारात्मक आना है। ठीक है। नेगेटिव जो लिबर्टी है उसी के समर्थक हैं, तो कम मिनिमम स्टेट की ये वो रखेंगे, बात करेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता स्वतंत्रता के निम्नलिखित रूपों से भिन्न होती है। ठीक है। ये कौन कह रहे हैं? हेग कह रहे हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता शक्ति के रूप में। ये सारी चीजें किसने बताई है भाई? हेग ने बताई है। अब जो स्वतंत्रता पर मिल्टन फ्रीडमैन के जो भी एक नव उदारवादी विचारक हैं उनके विचार आप देखिए। मिल्टन फ्रीडमैन ने अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962 में नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। कब किया था? 1962 में। जो कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम उनकी बुक थी, उसमें उन्होंने किसका? नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। स्वतंत्रता का आशय एक व्यक्ति पर उसके सहयोगी व्यक्ति द्वारा बाध्यता या बल प्रयोग का अभाव है। स्वतंत्रता का आशय क्या है? एक व्यक्ति पर उसके सहयोगी व्यक्ति द्वारा बाध्यता या बल प्रयोग का अभाव ही स्वतंत्रता है। सकारात्मक स्वतंत्रता देखिए। सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक में रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, बोसांके, बार्क, लास्की, लियोस्टॉक, मैकफर्सन आदि विचारकों के नाम उल्लेखनीय हैं। हमने पहले नकारात्मक स्वतंत्रता वाले देखे थे, हॉब्स, लॉक, ठीक है, स्पेंसर। ठीक है। अब ये जो क्या है, ये सकारात्मक वाले हैं। सकारात्मक वाले आप याद रखिए ये कम है। ठीक है। कौन है? रूसो है, कांट है, हीगल है, ग्रीन है, बोसांके हैं, बार्क है, लॉस्की है, लियोस्टॉक है, मैकफर्सन है आदि विचारक का नाम उल्लेखनीय है। किसमें है? सकारात्मक पॉजिटिव लिबर्टी में। रूसो ने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया क्योंकि उनके अनुसार अपनी तत्विक इच्छा रियल विल के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। कि आप जब रियल विल के लिए काम करते हैं, रियल विल में क्या होता है? आप पूरी सोसाइटी के बारे में सोचते हो। ठीक है। और एक खुद की विल होती है जिसमें आप सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो। तो आप अगर आप सबके बारे में सोचेंगे तो सबका भला होगा, तो आपका ही भला होगा। ठीक है। तो अगर आप उसे मान रहे हो तो आप स्वतंत्र हैं। तो ये पॉजिटिव लिबर्टी के साइड जाता है। हेरोल्ड जोसेफ लास्की के अनुसार स्वतंत्रता के निम्नलिखित प्रकार: व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है। लास्की के अनुसार कौन कौन सी स्वतंत्रता है भाई? व्यक्तिगत, राजनीतिक, आर्थिक। लास्की की रचना जो है एक ग्रामर पॉलिटिक्स 1925, ये याद रखें। हेरोल्ड जोसेफ लास्की की रचना एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। लास्की के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ ऐसी दशाओं की उपलब्धता से है जिसमें मनुष्य के विकास का सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध हो। अतः इसलिए स्वतंत्रता अधिकारों से उत्पन्न होती है। ठीक है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? ऐसी दशाएं उपलब्ध हो जिसमें मनुष्य के विकास की सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध हो। ठीक है। कि आप उन्हें ऐसी दशाएं दे दें, ऐसी कंडीशंस दे दें ताकि वे अपना विकास सर्वोत्तम कर पाएं, सबसे ज्यादा जितना भी अपना विकास वो कर सकते हैं वो कर पाएं। ठीक है। तो यही स्वतंत्रता के अधिकारों से, इसलिए स्वतंत्रता अधिकारों से उत्पन्न होती है। ये कौन कह रहे हैं? लास्की कह रहे हैं। लास्की के अनुसार बिना अधिकारों के स्वतंत्रता नहीं हो सकती, क्योंकि बिना अधिकारों के मनुष्य कानूनों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकता जो कि उसके व्यक्तिगत आवश्यकताओं से संबंधित हो।
ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। आगे देखिए, नास्के के अनुसार अधिकार, अवसर व उत्तरदायी सरकार स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। अब क्या कह रहे हैं लास्ट की, जो अधिकार, अवसर व उत्तरदायी सरकार स्वतंत्रता के लिए क्या है, ये आवश्यक चीजें हैं, ये होनी चाहिए, तभी आप लिबर्टी इंश्योर कर पाएंगे। अमर्त्य सेन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 में स्वतंत्रता का आशय व्यक्ति की क्षमताओं का विकास माना। क्या माना भाई, जो अमर्त्य सेन है, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध उनकी जो पुस्तक है, वही याद रखना है, डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 में आई थी। उन्हें स्वतंत्रता का आशय उसमें किसको माना था भाई, व्यक्ति की क्षमताओं का विकास। ठीक है, आप उनमें कैपेबिलिटीज ला दीजिए ताकि वो अपना विकास कर सके, तो वही स्वतंत्रता है। समुदायवादी विचारक चार्ल्स टेलर ने नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना, अपॉर्चुनिटिस्ट कॉन्सेप्ट कहा, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता को अभ्यास की संकल्पना, एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट कहा। जो समुदायवादी विचारक है चार्ल्स टेलर, उसने नकारात्मक स्वतंत्रता को क्या कहा, अवसरवादी, और जो सकारात्मक स्वतंत्रता है उसे क्या कहा, अभ्यास की संकल्पना। ये दो फैक्ट है आप जो याद रखेंगे। चार्ल्स टेलर ने क्या कहा था भाई, अवसरवादी क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता है, और जो अभ्यास की संकल्पना किसे बोल रहे हैं, वो जो सकारात्मक स्वतंत्रता है। मैकफर्सन के अनुसार भी स्वतंत्रता सकारात्मक है, पॉजिटिव है। ठीक है, उन्होंने स्वतंत्रता के रचनात्मक स्वतंत्रता, क्रिएटिव फ्रीडम कहा। उन्होंने क्या कहा भी, स्वतंत्रता को रचनात्मक स्वतंत्रता, क्रिएटिव फ्रीडम। रूसो, हीगल व ग्रीन के विचारों में भी सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना विद्यमान है। इनके विचार में सकारात्मक स्वतंत्रता का दार्शनिक व नैतिक अर्थ विद्यमान है। किसके, रूसो और हीगल और ग्रीन के विचारों में सकारात्मक स्वतंत्रता हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और सकारात्मक स्वतंत्रता का दार्शनिक एवं नैतिक अर्थ विद्यमान है। किनके विचारों में, रूसो, हीगल और ग्रीन के विचार में सकारात्मक स्वतंत्रता देखने को मिल रही है, और स्वतंत्रता का दार्शनिक व नैतिक पक्ष, याद रखिएगा ये बात। हीगल के अनुसार राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। ठीक है, जो भी पॉजिटिव लिबर्टी को अपने मानते हैं वह राज्य के कार्य सबसे ज्यादा बताते हैं। ठीक है, और जो नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में होते हैं, नेगेटिव लिबर्टी के पक्ष में होते हैं, वो स्टेट को मिनिमम मानते हैं, यानी स्टेट के कार्य मिनिमम होंगे। तो अगर हीगल ये बात कह रहे हैं कि राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है, ठीक है, तो वो किस में आ गए, वो सकारात्मक स्वतंत्रता में आ गई। ठीक है, पॉजिटिव लिबर्टी में। आगे देखिए, ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उन कार्य को करने और भोगने का नाम है जो करने और भोगने योग्य हो, अर्थात समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ साझा उपयोग किया जा सके। समझ में आएगी ये बात। स्वतंत्रता उन कार्यों को मान रहे हैं ग्रीन जो करने और भोगने योग्य हों। ठीक है, और जिनका अन्य व्यक्तियों के साथ साझा उपयोग किया जा सके। आगे देखिए, मैकफर्सन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता एक पूर्ण मानव के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता है। यह मानव की अपने विकास करने की शक्ति है। मैकफर्सन ने बर्लिन के स्वतंत्रता सिद्धांत की आलोचना की और कहा कि स्वतंत्रता की उदारवादी अवधारणा ने स्वतंत्रता के महत्व को ही खत्म कर दिया है। ठीक है, मैकफर्सन क्या कह रहे हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता एक पूर्ण मानव के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता है। वो किसका फेवर कर रहे हैं यहाँ पे, पॉजिटिव लिबर्टी का। और यहाँ पे आलोचना किसकी कर रहे हैं, बर्लिन की, कि बर्लिन ने जो स्वतंत्रता के सिद्धांत दिया है, स्वतंत्रता का जो उदारवादी सिद्धांत दिया है, उसने स्वतंत्रता के महत्व को ही खत्म कर दिया है। ठीक है, ये क्या कौन कह रहे हैं, मैकफर्सन कह रहे हैं। किसकी आलोचना में कह रहे हैं, बर्लिन की आलोचना में। अर्नेस्ट बर्कर के अनुसार स्वतंत्रता के निम्नलिखित 3 रूप हैं, एक दूसरे के जो पूरक हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं भाई, देखिए, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। यानी ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे इंटररिलेटेड करते हैं, एक दूसरे के साथ जब आते हैं तब ये पूर्ण स्वतंत्रता होती है। ठीक है, आगे देखिए, अटलांटिक चार्टर में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने निम्न 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया। ठीक है, जो राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे, उन्होंने कितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं का
वर्णन किया है 4 प्रकार की स्वतंत्रता का। किसमें? अटलांटिक चार्टर में। कौन कौन सी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता और अभाव की स्वतंत्रता। ये 4 प्रकार की स्वतंत्रता किसमें दी गई है? अटलांटिक चार्टर में। जो पूर्व राष्ट्रपति है अमेरिका के, रूजवेल्ट ने ये 4 प्रकार की स्वतंत्रता दी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता और अभाव की स्वतंत्रता। आगे देखिए, बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में मानव विकास की संकल्पना का निर्माण किया और मानवीय सुरक्षा का संकल्प का विचार दिया। इनके अनुसार भी स्वतंत्रता सकारात्मक है। तो अब ये 3-4 जो भी बताए जा रहे हैं, जो प्रसिद्ध थॉट है, किसके बताए जा रहे हैं? जो फॉरेन में है, कि जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति का बता दिया, बांग्लादेश के अर्थशास्त्री महबूब अल हक ने कहाँ कहा था? संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट में कहा था कि मानव विकास की संकल्पना का निर्माण किया और मानवीय सुरक्षा की संकल्पना का विचार दिया। ठीक है, मानवीय सुरक्षा इनके अनुसार भी स्वतंत्रता सकारात्मक है, यानी पॉजिटिव है। ठीक है, यानी स्टेट का काम ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए ताकि वो अपने लोगों की वेलफेयर इंश्योर कर सके। ठीक है, उनकी वेलफेयर इंश्योर कर सकता है, स्टेट कर सकता है, इसलिए स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए। ठीक है, ये इंटरफेयर करने के लिए जो वही कहेंगे जो पॉजिटिव लिबर्टी के वो होंगे, फेवर करेंगे। लेकिन जो नेगेटिव लिबर्टी का फेवर करेंगे वो स्टेट का काम कम से कम बताएंगे और मिनिमम स्टेट की बात करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? स्वतंत्रता की इकहरी संकल्पना देखिए भैया। रॉल्स और मैकलोवेन जैसे विचारकों ने स्वतंत्रता के नकारात्मक व सकारात्मक विभाजन को अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया भाई? जो रॉल्स और मैकलोवेन जैसे विचारक हैं, उन्होंने स्वतंत्रता की नकारात्मक व सकारात्मक विभाजन को अस्वीकार कर दिया। अब तक हम क्या देख रहे थे? जितने भी विचारक हैं, कोई उदारवादी, कोई नव उदारवादी, कोई रूढ़िवादी है। ठीक है, वो अपने अपने थॉट्स बता रहे हैं। ठीक है, कि कोई पॉजिटिव लिबर्टी को फेवर कर रहा है, कोई नेगेटिव लिबर्टी को फेवर कर रहा है। ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक को। लेकिन जो रॉल्स और मैकलोवेन है, उन्होंने क्या कहा कि ऐसा कोई है ही नहीं सिस्टम, यानी नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्र का जो विभाजन कर रखा है, ये चीज है ही नहीं। ठीक है, उन्हीं इसके विभाजन को ही वो अस्वीकार कर रहे हैं। आगे देखिए, मार्क्सवादियों के अनुसार स्वतंत्रता, मार्क्सवादी स्वतंत्रता को मुक्त लिबरेशन के रूप में वर्णित करते हैं। मार्क्सवादी क्या कहते हैं? स्वतंत्रता मुक्ति है। ठीक है, यानी हर बंधन से मुक्ति। उनके लिए, मार्क्सवादियों के लिए क्या है? मुक्ति है। ठीक है, जो बर्जुआ समाज है, ठीक है, उनसे मुक्ति। ठीक है, उनसे मुक्ति हो जाएगी तो क्या है? हमें स्वतंत्रता मिल गई। आगे देखिए, मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता का आशय विशेषताओं का अभाव, एंड ऑफ नेसेसिटी। 1844 की पेरिस पांडुलिपियों में मार्क्स ने यह विचार दिया। ठीक है, मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता क्या है? विशेषताएं जो होती हैं उनका अभाव हो जाना। जो उन्होंने यह विचार किस में दिया है? अपनी पेरिस की पांडुलिपियों में दिया है, जो 1844 में आई थी। या आप ये याद फैक्ट रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, पेरिस की पांडुलिपियां 1844 में आई थी। उसमें मार्क्स ने क्या विचार दिया था कि स्वतंत्रता का आशय उनके अकॉर्डिंग क्या है? विशेषताओं का अभाव, एंड ऑफ नेसेसिटी। व्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा प्रतिबंध आर्थिक कारणों से लगता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा प्रतिबंध आर्थिक कारणों से लगता है। ठीक है, अब मार्क्सवादी हैं तो आर्थिक कारणों पे ही सबसे ज्यादा जोर देंगे, आर्थिक पक्ष पे ही। ठीक है, जो गरीब है उसे सप्रेस किया जा रहा है, यही बात बोलेंगे। पूंजीवादी समाज में व्यक्ति दोहरा जीवन जीने को विवश है। राजनीतिक नागरिक के रूप में वहाँ समानता दिखाई देती है, लेकिन उत्पादन के साधनों पर, आर्थिक संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का अधिकार होता है। ठीक है, इसमें वो बता रहे हैं कि जो पूंजीवादी समाज होता है वहां पे व्यक्ति का दोहरा जीवन जीने के लिए विवश हो जाता है। ठीक है, उन्हें बोला तो जाता है कि आपको राजनीतिक और नागरिक तौर पर हमने समानता दी है, लेकिन आर्थिक संसाधन किसके पास होते हैं? सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के पास होते हैं। ठीक है, मुट्ठी भर लोग ही होते हैं जो हर एक अच्छी लाइफ जी पाते हैं। ठीक है, किसमें? पूंजीवादी समाज में। ये कौन कह रहा है? ये मार्क्सवादी के विचार बता रहे हैं आपको, जो मार्क्सवादी फिलोसफी को
फिलोसफी को मानते हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो मार्क्सवादी फिलोसफी को मानते हैं उनके अकॉर्डिंग जो पूंजीवादी समाज है उसमें आपको सिर्फ नागरिक राजनीतिक और नागरिक रूप से समानता दिखाई देती है, पर वो होती नहीं, क्योंकि आर्थिक साधन सबसे ज्यादा जिसके पास है, आर्थिक पक्ष जिसका मजबूत है, वही अपनी स्वतंत्रता को जी सकता है। ये कौन कह रहे हैं? मार्क्सवादी कह रहे हैं। सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता में विभाजन नहीं, लेकिन यदि एक चुनना हो तो सकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है, अब मार्क्सवादी क्या कह रहे हैं कि इनका कोई विभाजन तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर है, अगर किसी एक को चुनना पड़े तो किसके साथ जाएंगे? सकारात्मक स्वतंत्रता के साथ। अब ये हर्बर्ट मार्क्यूज है जो नव मार्क्सवादी है। ठीक है, उनके विचार देखिए, पहले मार्क्सवादी के देखिए, अब नव मार्क्सवादी के देखिए। व्यक्ति द्वारा तार्किक लक्ष्यों को पूरा करना ही स्वतंत्रता है। पूंजीवाद में व्यक्ति को केवल उपभोक्ता के रूप में चित्रित किया जाता है। व्यक्ति को कृत्रिम आवश्यकताएं पैदा की जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या बता रहे हैं कि व्यक्ति द्वारा तार्किक लक्ष्यों को पूरा करना ही स्वतंत्रता है। ठीक है, जो व्यक्ति है उसको केवल उपभोक्ता के रूप में चित्रित कर दिया जाता है कि इसमें पूंजीवादी समाज में, और कृत में जो हमारी भौतिक सुख सुविधाएं उन्हें कहा जाता है यही असली लाइफ है, जबकि ऐसा नहीं है। आगे देखिए, हर्बर्ट मार्क्यूज ने स्पष्ट कहा कि आधुनिक पूंजीवादी युग में पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा वास्तविक स्वतंत्रता का जोड़ तोड़ किया गया है। ठीक है, आगे वो क्या कह रहे हैं, जो आधुनिक पूंजीवादी युग है उसमें पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा वास्तविक स्वतंत्रता का जो वास्तविक स्वतंत्रता उसको मैनिपुलेट किया गया है। ठीक है, जोड़ तोड़ किया गया, अपने ढंग से उसे बनाकर दिखाया गया है या बनाया गया है, मैनिपुलेट करना। पूंजीवादी व्यवस्था में औपचारिक स्वतंत्रता इसलिए प्रदान की जाती है क्योंकि यह पूंजीवादी प्रभुत्व के लिए कोई प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न नहीं करती। पूंजीवादी व्यवस्था में औपचारिक स्वतंत्रता, फॉर्मली जो लिबर्टी दी जाती है, वो किस लिए दी जाती है? क्योंकि यह पूंजीवादी प्रभुत्व के लिए कोई प्रत्यक्ष खतरा प्रदान नहीं करती। एरिक फ्रॉम देखिए, अब जो हैं उनके विचार देखिए। मानव जीवन भौतिक प्रबंध का दास बन गया है। क्या बन गया है भाई? जो मानव जीवन है वो भौतिक प्रबंध का दास बन गया। ये सब सारे नव मार्क्सवादी हैं। ठीक है, उदारवाद ने मानव जीवन को मशीनीकृत, कंप्यूटरकृत कर दिया है। ठीक है, स्वतंत्रता की एकीकृत संकल्पना नकारात्मक एवं सकारात्मक का भेद खत्म कर देती है। क्या कर देती है भाई? स्वतंत्रता की जो एकीकृत, ठीक है, जो संकल्पना है वो क्या करती है? नकारात्मक एवं सकारात्मक का भेद खत्म कर देती है। एक ऐसी संकल्पना किसने दी है? जॉन रॉल्स ने दी है, क्योंकि वो मानते हैं ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी जैसी कोई चीज नहीं है, इनका विभाजन वो रद्द कर रहे हैं, पहले पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो एक ऐसी संकल्पना देंगे, एक संकल्पना देंगे ना। जोसेफ राज ने स्वतंत्रता को स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया है। स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया है। किसने? क्या है? जोसेफ राज ने। स्किनर ने स्वतंत्रता की गणतांत्रिक संकल्पना का विचार दिया। ये सारे फैक्ट्स हैं, ऑल आर फैक्ट्स। आपको पॉइंट फॉर्म में सारे फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, इनसे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कि इकैरी संकल्पना किसने दी थी? जॉन रॉल्स ने दी थी। ठीक है, स्वतंत्रता को स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किसने किया था? जोसेफ राज ने किया था। स्किनर ने क्या कहा था कि स्वतंत्रता की गणतंत्रीय संकल्पना का विचार किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। एरिक फ्रॉम की रचना एस्केप फ्रॉम फ्रीडम 1941 एवं फियर ऑफ फ्रीडम 1952, ये किसकी? एरिक फ्रॉम की दो रचनाएं। ठीक है, तो ये फैक्ट्स हैं, कुछ लास्ट में दिए जाते हैं, तो आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। उद्देशात्मक स्वतंत्रता, समुदायवादियों के अनुसार स्वतंत्रता। अब जो समुदायवादी है उनके अनुसार स्वतंत्रता देखिए, चार्ल्स टेलर के अनुसार कुछ स्वतंत्रताएं ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कुछ जो वो होती हैं स्वतंत्रताएं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, सभी की सभी नहीं होती हैं, कुछ ज्यादा होती हैं।
ये कौन कह रहे हैं? चार्ल्स टेलर कह रहे हैं। उन्होंने उद्देशात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया। उनके अनुसार उपासना की स्वतंत्रता, आगे वो बता रहे हैं कौन कौन सी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आवागमन की स्वतंत्रता ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि उपासना की स्वतंत्रता का उद्देश्य ज्यादा व्यापक है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं चार्ल्स टेलर। स्वतंत्रता एवं विधि में संबंध। स्वतंत्रता एवं विधि में संबंध देखिए भाई क्या होता है। स्वतंत्रता का आशय विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता, ठीक है, जो रूल्स है रेगुलेशंस है उनके अकॉर्डिंग आपको जो लिबर्टी दी जा रही है, तो उसमें क्या कह रहे हैं? स्वतंत्रता का आशय जो विधि के अंतर्गत है, कि आप जो रूल्स बना रखे हैं कि इतनी ही आपको इंडिपेंडेंस मिलेगी। आपको ये नहीं आप कह दो कि मुझे बिना वीजा किसी दूसरे देश में जाना है, तो ये आपको लिबर्टी नहीं मिलेगी, ठीक है, कि मुझे किसी को मारना है, ये नहीं होती है, ठीक है। जो विधि, जो कानून है, जो लॉ है जो बना हुआ है, उसी के अंतर्गत जो स्वतंत्रता मिलेगी, उसी का नाम क्या है? स्वतंत्रता, ठीक है, जो रूल्स है रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सही होगी। अतः स्वतंत्रता और विधि एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ठीक है, ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है। अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे तो इससे हमारी ही स्वतंत्रता का हनन होगा ना, तो होनी चाहिए ना, तो ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, पूरक है। मैकेन के अनुसार स्वतंत्रता का आशय विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता, लेकिन यह विधि तार्किक है, तार्किक या औचित्यपूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। मैकेन क्या कह रहे हैं? जो स्वतंत्रता है वो विधि के अंतर्गत है, लेकिन जो विधि है वो तार्किक होनी चाहिए, औचित्यपूर्ण होनी चाहिए, ठीक है, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, लोगों के भलाई के लिए बनाई गई हो, ना कि जो राजनेता है वो अलग बना दे, उनकी भलाई के लिए ना हो, ये पूरे समाज की भलाई के लिए जो रूल्स रेगुलेशन बनाया जाए, हमारी जो लिबर्टी है उसे इंश्योर करने के लिए, वो तार्किक होनी चाहिए, औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। जॉन लॉक के अनुसार विधि के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती। अब ये कौन कह रहा है? ये जॉन लॉक कह रहे हैं कि अगर आप विधि का अभाव कर दोगे तो स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, तभी आप अपनी स्वतंत्रता को क्या कर पाओगे? एंजॉय कर पाओगे। स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, ये विचारक हैं और ये उनकी पुस्तकें हैं। ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं आप देख लीजिए। नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम कब आई थी इनकी? 1995 में। फिर आंग सांग सू की, इनकी क्या है? फ्रीडम फ्रॉम फियर 1990 में। अमर सेन की क्या है? ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 में। फिर मिल्टन फ्रीडमैन की देखिए कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962 में। फिर जोसेफ राज की देखिए मोरालिटी ऑफ फ्रीडम 1986। मोरालिटी ऑफ फ्रीडम, ये बुक्स के नाम है तो याद कर लीजिएगा, ठीक है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रूसो की स्वतंत्रता की संकल्पना को बाध्यकारी स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ पैराडॉक्स भी कहा जाता है। जो रूसो की स्वतंत्रता है की संकल्पना उसे बाध्यकारी स्वतंत्रता भी कहा जाता है, क्योंकि रूसो क्या कहते हैं? एक सामान्य इच्छा होती है, एक वास्तविक इच्छा होती है, ठीक है। सामान्य इच्छा क्या होती है? जो लोग अपनी मर्जी से मतलब लोगों की इच्छा है उनके भले के लिए, लेकिन वास्तविक होती है वो पूरे समाज के लिए होती है। तो हमें किसकी माननी चाहिए? पूरे समाज वाली माननी चाहिए, कि जिससे पूरे समाज का भला हो, ये रूसो कहते हैं अपनी संकल्पना में। तो इससे क्या हो रहा है? आप बाध्य कर रहे हो ना लोगों को कि जो वास्तविक उसे मानो, आप अपनी तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए जो पूरे समाज का भला कर रही है। तो ये क्या है? आप पे कोई प्रेशर कर रही है, फोर्स कर रही है, तो इसीलिए रूसो की संकल्पना को क्या कहा जाता है भाई? बाध्यकारी स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ पैराडॉक्स। आगे आप जब रूसो पढ़ेंगे आगे वाले लेक्चर में तो आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। लिबर्टी की जगह लिबरेशन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग करने का श्रेय ब्राजील के गुस्तावो क्यूरेज को जाता है, ठीक है। जॉन रॉल्स की स्वतंत्रता की संकल्पना को परिवार की स्वतंत्रता भी कहा जाता है। किसको? जॉन रॉल्स की जो स्वतंत्रता की संकल्पना है उसे क्या कहा जाता है? परिवार की स्वतंत्रता भी कहा जाता है। हेनरी बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने स्वतंत्रता को प्राचीन स्वतंत्रता व आधुनिक स्वतंत्रता दो रूप में विभाजित किया है। किसने कहा है भाई? प्राचीन और आधुनिक स्वतंत्रता के रूप में किसने विभाजित किया है? हेनरी बेंजामिन ने। कैरोल
पेटमैन ने आधुनिक राज्य में मिलने वाली स्वतंत्रता को पुरुषवादी स्वतंत्रता कहा है। ठीक है, किसने कहा है पुरुषवादी स्वतंत्रता? जो आधुनिक राज्य में हमें मिल रही है, कैरोल पेटमैन ने। ये कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो इस ब्रैकेट में इस बुक में दिए गए हैं जितने भी, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो प्रीवियसली एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो जब आप इस बुक को पढ़ो तो ये फैक्ट्स थोड़े ध्यान से कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है लिबर्टी के ऊपर वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सपोर्ट, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।